आइए आज हम स्टडी करेंगे संतत आवेश वितरण। अंग्रेजी में बोलेंगे इसे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो चार्ज है, आवेश है, उसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, इक्वल का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार है। इस बात को ध्यान देना है कि ये यूनिफॉर्म शब्द नहीं है, तो इसको ध्यान देनी है। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार आवेश का वितरण हो रहा है। तो संतत आवेश वितरण मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवेश का लगातार वितरण हो रहा है। कह रहा है अब तक हमने विविक्त आवेशों Q1 Q2 से लेकर के Qn के आवेश विन्यास के विषय में चर्चा की है। विविक्त को अंग्रेजी में डिस्क्रीट बोलते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है असतत, यानी जो कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो अभी तक हमने जितने भी चार्ज पढ़े वो सब असतत थे, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं थे। तो वही कह रहा है कि अब तक हमने विविक्त आवेशों यानी जो Q1 Q2 Qn के आवेश विन्यास के विषय में चर्चा की है। यानी जो असतत आवेश थे, कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, उनके बारे में चर्चा की अभी तक पहले। इसका कारण यह है कि ऐसे विन्यासों के लिए गणितीय परिकलन सरल होते हैं, जिनमें फलन यानी कैलकुलस की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं आता है और कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी रहती है। इसलिए अभी तक हमने विविक्त यानी असतत आवेशों के बारे में पढ़ाई की। साथ ही बहुत से कार्यों के लिए विविक्त आवेशों के पदों में कार्य करना व्यवहारिक नहीं होता और हमें संतत आवेश वितरण की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें जो विविक्त यानी असतत आवेश है उनसे ही काम नहीं चलता, बल्कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवहारिक जीवन में हमें जो है विविक्त सतत आवेश वितरण की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे उदाहरण द्वारा बता रहा है कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर सूक्ष्म आवेशित अवयवों की अवस्थितियों के पदों में आवेश वितरण का विशेष रूप से उल्लेख करना व्यवहारिक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी आवेशित चालक, कोई चालक है, कंडक्टर है, चालक का मतलब जिसमें आवेश चल सकता है, तो उसके पृष्ठ पर यानी बाहरी सतह पर सूक्ष्म आवेशित अवयवों यानी छोटे छोटे आवेशित घटक, छोटे छोटे मान लें जैसे इतना सारा है तो खंड खंड करके इनमें से एक खंड ले लिया जाए तो ये एक अवयव यानी इसका टुकड़ा हो जाएगा पूरे का। तो अवयव का मतलब टुकड़ा। तो वही कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर सूक्ष्म आवेशित अवयवों यानी टुकड़ों की अवस्थितियों के पदों में आवेश वितरण का विशेष रूप से उल्लेख करना व्यवहारिक नहीं है। यानी हमारे व्यवहार में ऐसा नहीं है। चालक के पृष्ठ पर किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस, यानी कोई छोटा क्षेत्रफल ले लिया, उसको डेल्टा एस कह दिया, छोटे से टुकड़े का। तो कह रहा है चालक के पृष्ठ पर किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस जो स्थूल स्तर पर बहुत छोटा परंतु इलेक्ट्रॉनों की विशाल संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त है। तो अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, स्थूल का मतलब बड़ा, तो बड़े स्तर पर अगर देखें तो बहुत छोटा टुकड़ा है, परंतु इस छोटे टुकड़े में भी बहुत सारी विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस छोटे टुकड़े में ही बहुत विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त है। देखिए चित्र 1.24, जैसा कि हम ये चित्र देख रहे हैं, तो पर्याप्त है। देखिए चित्र 1.24 के विषय में विचार करके उस अवयव पर यानी टुकड़े पर आवेश डेल्टा क्यू का पृथक पृथक उल्लेख करना अधिक उपयुक्त है।
तो प्रत्येक अवयव पर जो आवेश है, पूरे में मान लो Q है तो इतने छोटे से में डेल्टा Q है, तो अलग अलग जो है उल्लेख करना अधिक उपयुक्त है। इसके बाद हम क्षेत्रफल अवयव पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। तो अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की परिभाषा देना चाहें तो कैसे करेंगे, सिग्मा बराबर डेल्टा Q अपान डेल्टा S, यानी जो अवयव है उस पर आवेश बटे उस अवयव यानी टुकड़े का क्षेत्रफल। तो ये सिग्मा हमारा क्या है, आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये हो जाएगा हमारा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा कि जो कॉन्टिन्यूअस सब जगह चार्ज का वितरण है उसमें से एक टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े का क्षेत्रफल मान लीजिए डेल्टा S हमने माना, और उसमें डेल्टा Q चार्ज है। तो अगर उस पर आवेश घनत्व निकालना है तो सिग्मा इक्वल टू डेल्टा Q अपान डेल्टा S हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूले हैं वो किस हिसाब से लिखे जाते हैं, इसको दिमाग से समझने की बात है। और इसको ध्यान दीजिए कि जैसे पृष्ठ है एक तरह से हमारे चादर के समान है, तो चादर में केवल लंबाई चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं। तो लंबाई चौड़ाई जब होती है केवल, तो हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, और जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है तो हम आयतन की बात करते हैं। तो जब हम घनत्व केवल पढ़ते थे, पृष्ठ घनत्व की बात छोड़िए, जब हम घनत्व पढ़ते थे तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता था, घनत्व की परिभाषा। लेकिन अब चूंकि हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठ का चूंकि लंबाई और चौड़ाई है तो इसमें क्षेत्रफल है, तो इसलिए आयतन की जगह क्षेत्रफल है और द्रव्यमान की जगह आवेश है। जो हम मैकेनिक्स में या यांत्रिकी, जब भौतिकी जो है उसमें जो महत्व द्रव्यमान का है वही महत्व यहाँ आवेश का है। इस चैप्टर में द्रव्यमान और आवेश एक तरह तुलनीय है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ऐसा हम चालक के पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर कर सकते हैं और इस प्रकार एक सतत फलन यानी सिग्मा, जिसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पर पहुंचते हैं। इस रूप में वर्णित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आवेश की क्वांटमता तथा सूक्ष्मदर्शी स्तर पर आवेश की असंततता वितरण की उपेक्षा संतत आवेश वितरण की उपेक्षा करता है। तो फिर से इसको पढ़िए, कह रहा है इस रूप में वर्णित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा कहते हैं। तो कह रहा है आवेश की क्वांटमता तथा सूक्ष्मदर्शी स्तर पर आवेश की असंततता यानी डिसकंटिन्यूअस वितरण की उपेक्षा करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्वांटम आवेश की क्वांटमता और सूक्ष्म स्तर पर यह कहा जाए कि असंततता। क्वांटम का मतलब कण हो जाएगा, कण की तरह व्यवहार करे, और असंततता का मतलब जो डिसकंटिन्यूअस है। यही सी बात है कि कण रहेगा तो सब जगह अलग अलग होगा, कहीं कण होगा कहीं नहीं होगा। तो वितरण जो है कहीं कण होगा कहीं नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं, तो असतत हो गया ना। तो असतत, जाहिर सी बात है कि कहीं कण है तो कण में ही क्वांटम सिद्धांत लगता है। क्वांटम सिद्धांत हमारा कहता है कि फोटान कण की तरह व्यवहार करता है। तो चूंकि यहाँ पर हमने सतत कर दिया है, मतलब सब जगह आवेश माना जा रहा है, पूरे जितने भी क्षेत्रफल है उसमें, तो कोई एक बिंदु ऐसा बचेगा ही नहीं जहाँ आवेश ना हो। तो असततता और क्वांटमता की ये उपेक्षा करता है जो हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सिग्मा सूक्ष्मदर्शीय रूप में पृष्ठीय आवेश घनत्व है जो एक प्रकार से सूक्ष्मदर्शीय रूप में बड़े परंतु स्थूलदर्शी यानी बहुत बड़ी चीज को देखना के रूप में छोटे क्षेत्र अवयव डेल्टा एस पर सूक्ष्मदर्शी आवेश घनत्व है।
तो कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी रूप में अगर हम देखें तो बड़े परंतु स्थूलदर्शी, मतलब बड़ा है परंतु स्थूलदर्शी का, स्थूल का मतलब बहुत बड़ा, जिसको दिखाया जा सके, रूप में छोटे अवयव। मतलब अगर हम सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो यही छोटा अवयव, जो छोटा टुकड़ा है, बहुत बड़े रूप में दिखेगा। तो वही कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी रूप में बड़े परंतु स्थूलदर्शी रूप में छोटे क्षेत्र अवयव डेल्टा एस पर सूक्ष्मदर्शी आवेश घनत्व। तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा, परंतु नंगी आंखों से देखेंगे तो हमको वो छोटा दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि डेल्टा एस पर सूक्ष्मदर्शी आवेश घनत्व है। तो डेल्टा एस पर हकीकत में यही आवेश घनत्व है जो सिग्मा निकल गया। सिग्मा का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। यह सी बात है कि डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एस है, तो ऊपर डेल्टा क्यू मतलब चार्ज और डेल्टा एस क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आवेश है तो कूलाम हो जाएगा। तो सिग्मा का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार के दृष्टिकोण रेखीय आवेश वितरणों तथा आयतनीय आवेश वितरणों पर भी लागू होते हैं। किसी तार का रैखिक आवेश घनत्व डेल्टा की परिभाषा। अब देखिए, अभी तक क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, जैसे कोई चादर हो। अब क्या बात कर रहा है? रेखीय आवेश घनत्व, मतलब कोई रेखा है। तो जैसी बात है कि रेखा है तो उसमें एक ही भुजा होगी, या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी, एक ही होगी, यानी डेल्टा एल होगा। जैसे क्षेत्रफल यहाँ था तो यहाँ केवल डेल्टा एल छोटा सा लंबाई का भाग होगा। जैसे ये तार दिख रहा है, ये तार दिख रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग डेल्टा एल लेते हैं। जैसे तार है तो इसको चाकू से काटा जाए तो जैसे चाकू खड़ी रखेंगे वो वाला क्षेत्रफल की बात हो रही है, तभी ये डेल्टा एल लिखा हुआ है। चाकू से काटा जाए तो जितना छोटा सा टुकड़ा काटा जाएगा वो, तो इसीलिए देखिए ओपी दिखा है और ये जो आर डैश है और ये कैपिटल आर है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, तो अगर इसकी बात करेंगे तो वही जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल था तो आवेश बटे क्षेत्रफल, अगर केवल लंबाई है तो आवेश बटे डेल्टा एल हो जाएगा लंबाई, अगर आयतन है तो आवेश बटे डेल्टा भी यानी आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सारे फार्मूले निकलते चले आएंगे। तो देखिए वही बात कह रहा है कि इसी प्रकार के दृष्टिकोण रैखिक आवेश वितरणों तथा आयतनीय आवेश वितरणों पर भी लागू होते हैं। किसी तार का रैखिक आवेश घनत्व तो डेल्टा की परिभाषा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एल द्वारा की जाती है। यहाँ डेल्टा एल सूक्ष्म स्तर पर तार का रैखिक अवयव है, यानी जिस प्रकार रेखीय तार है तो उसी का छोटा सा टुकड़ा है। तथापि सूक्ष्म आवेशित अवयवों यानी टुकड़ों की एक विशाल संख्या इसमें सम्मिलित है। अगर पूरे तार में देखा जाए तो ऐसे डेल्टा एल के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हैं। तो वही कह रहा है कि तथापि सूक्ष्म आवेशित अवयवों की एक विशाल संख्या इसमें सम्मिलित है तथा डेल्टा क्यू इस रैखिक अवयव में समाये हुए हैं। तो डेल्टा क्यू जो है यानी छोटे छोटे आवेश के टुकड़े अगर देखा जाए तो इसमें डेल्टा क्यू ही समाहित है, डेल्टा एल। लैम्डा का मात्रक कूलाम प्रति मीटर है। अब ये जो देखिए रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा लिख रहा है और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा लिखा था, और यहाँ पर अब नीचे देखिए आयतनीय आवेश घनत्व को रो लिख रहा है, इसको रो बोलते हैं। तो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एल। कुल मिला के जहाँ पृष्ठ होगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो नीचे डेल्टा एस होगा। जहाँ पर रेखा होगी तो रेखा की लंबाई एल होती है तो नीचे डेल्टा एल होगा। और जब आयतन होगा जैसे गोला जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी तो जाहिर सी बात है कि जिसमें आयतन होगा तो नीचे आयतन होगा, ऊपर सब में आवेश ही होगा डेल्टा क्यू। तो अब हम आयतन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि लैम्डा का इसी प्रकार से आयतनीय आवेश घनत्व सरल शब्दों में जिसे आवेश घनत्व भी कहा जाता है की परिभाषा की जाएगी। तो सिग्मा रो इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जो हमारा आयतनीय आवेश घनत्व है इसी को सरल शब्दों में आवेश घनत्व भी कहा जाता है। तो अगर सिर्फ आवेश घनत्व कहेगा तो हम उसे आयतनीय आवेश घनत्व ही समझेंगे।
अब देखिए यहाँ डेल्टा क्यू स्थूल रूप में यानी बड़े पैमाने में छोटे आयतन अवयव डेल्टा वी में समाये वे आवेश हैं जो सूक्ष्म आवेशित अवयवों की विशाल संख्या को सम्मिलित करते हैं। और रो का मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब है। तो जो रो है इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब। जैसी बात नीचे डेल्टा वी है तो आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसलिए मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर केवल लंबाई है तो कूलाम प्रति मीटर हो गया। यहाँ पर डेल्टा एस है तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सतत आवेश वितरण की हमारी धारणा यांत्रिकी में हमारे द्वारा अपनाई गई संतत संगत वितरण की धारणा के ही समान है। देखिए वही बात आ गई, हमने बताया था कि आवेश उसी प्रकार से माने रखता है जिस प्रकार से यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में हम लोग द्रव्यमान यानी संगत को ही द्रव्यमान कहते हैं, उसको महत्व देते थे। तो देखिए वही बात यहाँ बता दी है कि यहाँ संतत आवेश वितरण की हमारी धारणा यांत्रिकी में हमारे द्वारा अपनाई गई संतत संगत वितरण की धारणा के ही समान है। यानी जिस प्रकार से द्रव्यमान का वितरण सब जगह बराबर होता है, उसी प्रकार आवेश का वितरण भी हम सब जगह बराबर मान रहे हैं। अब देखें यहाँ छोटा सा पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। सूक्ष्मदेशीय स्तर पर आवेश वितरण असंतत होता है, यानी बहुत छोटे पैमाने पर देखा जाए तो हमको आवेशित कण दिखने लगेंगे, तो कहीं कण होगा कहीं नहीं होगा, तो बीच में खाली जगह होगी तो असतत हो जाएगा। जबकि ऐसे देखेंगे बड़े पैमाने पे नंगी आंखों से तो सब जगह आवेश दिखाई देगा, क्योंकि छोटी दूरी हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी स्तर पर आवेश वितरण असंतत होता है, पृथक आवेश पर आवेश रहित मध्यवर्ती स्थान से पृथकृत होते हैं। तो अगर हम छोटे स्तर पर देखेंगे तो जो दो आवेश होंगे उनके बीच में थोड़ा स्थान होगा, तो उस स्थान से वो पृथक दिखेंगे। इसलिए कह रहा है कि हम सूक्ष्मदर्शी स्तर पर बात नहीं करेंगे। जब हम किसी द्रव के घनत्व का उल्लेख करते हैं तो उस समय वास्तव में हम उसके स्थूल घनत्व का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। तो कह रहा है अगर हम द्रव को भी सूक्ष्मदर्शी से देखें तो छोटे छोटे उसमें आइटम दिखाई देंगे या मालिक्यूल दिखाई देंगे द्रव के, यानी परमाणु या अणु दिखाई देंगे, तो उनके बीच भी खाली स्थान होगा, तो फिर वो असत हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जब हम किसी द्रव का अध्ययन करते हैं तो उस समय वास्तव में हम उसके स्थूल यानी बड़े पैमाने पर घनत्व ही का उल्लेख करते हैं। हम द्रव को एक सतत तरल मान लेते हैं तथा उसकी विविक्त आणविक रचना की उपेक्षा कर देते हैं। तो यही कह रहा है कि हम द्रव को सतत मान लेते हैं, यानी सब जगह बराबर मात्रा में है। उसकी आणविक रचना जैसे दो अणु अगर गोला एक जगह रखे जाएंगे, तीन गोले एक साथ सटा कर रखो तो बीच में जगह बच जाएगी। तो आणविक स्तर पर अगर देखेंगे तो बीच में जगह बचेगी। तो वही कह रहा है कि हम विविक्त यानी डिस्क्रीट यानी असतत आणविक रचना की हम उस समय उपेक्षा करते हैं। अब देखिए, विविक्त आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने समीकरण 1.10 की ही भांति लगभग इसी ढंग से सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए किसी दिक स्थान यानी खाली जगह में सतत आवेश वितरण का आवेश घनत्व रो है। तो आवेश घनत्व मान लीजिए रो है, खाली जगह पे कोई सुविधाजनक मूल बिंदु ओ चुनिए तथा मान लीजिए आवेश वितरण में किसी बिंदु पर स्थित सदिश आर है। आवेश घनत्व रो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न हो सकता है, अर्थात यह आर का फलन है। तो जाहिर बात है कि अगर आवेश अलग अलग जगह पे अलग अलग वितरित है तो सिग्मा रो का जो मान है वो भिन्न हो सकता है। इसलिए हम सबका समेशन यानी फलन निकालेंगे, सबका समुच्चय एक तरह से, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके जो निकलेगा उसी को मानेंगे। तो वही कह रहा है कि अर्थात यह आर का फलन है। अब देखिए, आवेश वितरण को डेल्टा वी आमाप के छोटे आयतन अवयवों में विभाजित कीजिए। तो छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटे छोटे आयतन के टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। अब डेल्टा वी का निकाल लेंगे, फिर पूरे में उसका वितरण समान है तो उसका गुणा कर देंगे।
अगर सतत होगा तो आयतन अवयव डेल्टा वी में आवेश का परिमाण रो डेल्टा वी होगा। जाहिर सी बात है कि हमारा जो फार्मूला है वो है रो इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी। तो अगर हम आवेश वितरण की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू ये जब निकालेंगे तो रो इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। तो यही लिखा है रो इंटू डेल्टा वी, ये आवेश हो जाएगा डेल्टा क्यू। कूलाम नियम द्वारा आवेश रो डेल्टा वी के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर कूलाम नियम अगर लगा दें तो विद्युत क्षेत्र डेल्टा इक्वल टू 1/4π0। अब चूंकि Q बराबर इतना है तो Q की जगह ये रख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कूलाम नियम के अनुसार फार्मूला क्या था 1/4π0 Q/r² इंटू r कैप, क्योंकि सदिश राशि। तो यहाँ पर जो है डेल्टा क्यू की जगह रो डेल्टा भी रख दिया है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। यहाँ r डैश, ये जो r डैश स्क्वायर है, आवेश अवयव तथा P के बीच की दूरी है, तथा r कैप आवेश अवयव से P की दिशा में एकांक सदिश है। इसको ध्यान देना। कोई मान लीजिए P बिंदु लिया होगा तो P जो है r डैश से आवेश अवयव जहाँ तक है उसके बीच की दूरी तथा P के बीच की दूरी है। P कोई बिंदु माना है जहाँ पर हमें निकालना है। अब देखिए, अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा आवेश वितरण के कारण कुल विद्युत क्षेत्र विभिन्न आयतन अवयवों के कारण विद्युत क्षेत्र का योग करने पर प्राप्त होगा। अब ये हम एक छोटे से अवयव के लिए निकाले हैं। अब अगर पूरे में विद्युत क्षेत्र निकालें, जो भी जिस पर भी निकाला जा रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे कि पूरे के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ई लगभग बराबर हो जाएगा 1/4πε0। ये देखिए समेसन यानी सबका समुच्चय कर दिया, फलन जिसको कर रहा था, तो सब एक साथ आ जाएगा पूरा जितना है, तो सभी देखिए लिख दिया डेल्टा वी रो डेल्टा वी यानी पूरे जो आवेश हैं उसके लिए अपान r डैश का स्क्वायर इंटू r कैप। तो जितने अवयव हैं एक अवयव के लिए था, यहाँ पर सभी के लिए है, तो समेसन का मतलब सब का योग। तो सब और यहाँ पे सभी लिख दिया, यानी पूरे आयतन के लिए है तो डेल्टा वी, तो रो डेल्टा वी अपान r डैश स्क्वायर जो एक छोटे से टुकड़े के लिए था r कैप डैश, तो पूरे के लिए यहाँ समेसन करके डेल्टा वी लिख दिया कि मतलब पूरे आयतन के लिए। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान दीजिए रो r डैश r कैप सभी के मान एक बिंदु से दूसरे पर परिवर्तित हो सकते हैं। मैं बताया ना, सब मान बदल सकते हैं। यथार्थ गणितीय विधि में हमें डेल्टा वी टेंड्स टू 0 लेना चाहिए। जब सब मान बदलने की स्थिति होती है तभी हम समुच्चय लेते हैं, समेसन लेते हैं, एक साथ जोड़ते हैं या सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं। तो वही कह रहा है कि यथार्थ गणितीय रूप में हमें डेल्टा वी टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा वी जो आयतन है उसको लगभग 0 लेना चाहिए, और फिर यह योग एक समाकलन बन जाता है। तब ये योग क्या हो जाएगा, समाकलन यानी इंटीग्रेशन की तरह बन जाएगा। परंतु सरलता की दृष्टि से इस चर्चा को हम यहीं छोड़ रहे हैं, मतलब तब बहुत जटिल हो जाएगा, समाकलन करो दुनियादारी। तो इसलिए कह रहा है कि सरलता की दृष्टि से हम इस तथ्य को अब यहीं छोड़ देते हैं। संक्षेप में कूलाम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन लॉ प्रिंसिपल के उपयोग द्वारा किसी भी आवेश वितरण के लिए, चाहे वो विविक्त हो यानी असतत हो अथवा संतत हो अथवा अंशतः यानी पार्शियल हो, थोड़ा सा हो, विविक्त और असतत सतत हो, विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। मतलब हर तरीके से विद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है गॉस का नियम यानी गॉस लॉ। इसके बारे में स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।